नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर है आपको बताएंगे कि देश के हर संस्था पर कब्जा चाहता है आरएसएस। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर हंगामा, किरण रिजिजू ने क्या कहा आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि खड़गे ने राज्यसभा में खोला इतिहास का पन्ना, वंदे मातरम को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा। आगे जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने मृतक बीएलओ के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे की कर दी मांग, मतपत्र आधारित चुनाव पर दिया जोर। आगे आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी का केंद्र पर हल्ला बोल, कहा फंड रोकने से नहीं रुकेगा बंगाल का विकास। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा मौसम विभाग का, जहां पर आपको बताएंगे कि उत्तर भारत के 15 शहरों में घने कोहरे की चेतावनी। दिल्ली यूपी के लिए आईएमडी का नया अपडेट आ चुका है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। देश के हर संस्था पर कब्जा चाहता है आरएसएस। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर हंगामा, किरण रिजिजू ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने चुनाव सुधारों को लेकर हो रही चर्चा पर मंगलवार को अपना वक्तव्य दिया। इस बीच जब राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर चर्चा की तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें बीच में टोका और कहा कि यहां हम सभी चुनाव सुधार को लेकर चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए आप विषय से ना भटकें, चुनाव सुधार के विषय पर ही बोलें। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी ने खादी पर इतना जोर क्यों दिया, क्योंकि खादी भारतीय लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम था। हमारा देश भी फैब्रिक की तरह है जो 1.5 अरब लोगों से बना है। लोकसभा राज्यसभा से लेकर पंचायत तक कुछ भी नहीं होता अगर वोट नहीं होता, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समानता में विश्वास नहीं करता। उन्होंने कहा कि आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनकी हत्या के बाद संस्थागत फ्रेमवर्क पर कब्जे की तैयारी है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि चुनाव सुधार पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका विषय से कोई संबंध नहीं है। समय बहुमूल्य है, हम सुनने के लिए तैयार हैं। इसके बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चर्चा वोट को लेकर हो रही है, वोट चोरी को लेकर चर्चा हो रही है, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चर्चा हो रही है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि ये संस्था पर कब्जा करते हैं, सीबीआई ईडी जैसे इंटेलिजेंस एजेंसियों पर कब्जा करते हैं, ये चुनाव आयोग पर कब्जा करना चाहते हैं। बीजेपी लोकतंत्र को क्षति पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 में सरकार ने कानून बदला जिसके तहत चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी गई। सीसीटीवी को लेकर कानून क्यों बदले गए, ऐसा कानून क्यों बनाया गया जिसके तहत चुनाव आयोग 45 दिनों बाद फुटेज को नष्ट कर दे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खड़गे ने राज्यसभा में खोला इतिहास का पन्ना, वंदे मातरम को लेकर किया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि जब 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान उनकी पार्टी के नेता वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल में बंद थे, तब भाजपा के वैचारिक पूर्ववर्ती अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। यहीं आपको बता दें कि राज्यसभा में वंदे मातरम पर बहस में भाग लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम को नारा बनाने का काम किया था। खड़गे ने कहा कि आपका इतिहास रहा है कि आप हमेशा स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति के गीतों के खिलाफ रहे हैं। जब महात्मा गांधी ने 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो कांग्रेस के लाखों स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल गए। आप क्या कर रहे थे, आप अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह भी यही करते हैं। राज्यसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा हो रही है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को उन आरोपों को खारिज कर दिया कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर राज्यसभा में विशेष चर्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से आयोजित की गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि आलोचकों को राष्ट्रीय गीत की विरासत और महत्व के बारे में नए सिरे से सोचने की जरूरत है। उच्च सदन में बोलते हुए शाह ने कहा कि कुछ विपक्षी सांसदों ने कहा था कि यह बहस पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति से जुड़ी है। शाह ने कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि बंगाल में चुनाव है इसीलिए ये चर्चा हो रही है। वो वंदे भारत के महिमा मंडन को पश्चिम बंगाल चुनावों से जोड़ना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने मृतक बीएलओ के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे की कर दी मांग, मतपत्र आधारित चुनाव पर दे दिया जोर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने मंगलवार को संसद में उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में लगे बूथ स्तरीय अधिकारियों की मौतों पर चिंता जताई और केंद्र से उनके परिवारों को वित्तीय और संस्थागत सहायता
प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल की अपनी पार्टी की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी दोहराया और तर्क दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को लेकर कई सवाल उठते रहते हैं। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान बोलते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि अब तक राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 10 बीएलओ अपनी जान गंवा चुके हैं। हम मांग करते हैं कि मृतक बीएलओ के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि और मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने मतपत्रों को फिर से लागू करने की अपनी पार्टी की मांग दोहराई और जोर देकर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तकनीकों को लेकर चिंताएं बनी हुई है। सपा प्रमुख ने कहा कि चुनाव मतपत्रों से कराए जाने चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारतीय चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए उसकी निष्पक्षता और मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के कानूनी अधिकार दोनों पर सवाल उठाए। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता बनर्जी का केंद्र पर हल्ला बोल, कहा फंड रोकने से नहीं रुकेगा बंगाल का विकास। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार को किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है और सभी कल्याणकारी योजनाओं को स्वतंत्र रूप से चलाना जारी रखेगी। उन्होंने एनआरसी और सीएए के प्रति अपने कड़े विरोध को भी दोहराया और घोषणा कर दी कि बंगाल कभी भी डिटेंशन कैंप की अनुमति नहीं देगा। एक जनसभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि हमें केंद्र से किसी मदद की आवश्यकता नहीं है, हम सभी योजनाएं स्वयं चला रहे हैं। परसों उन्होंने हमें एक नोटिस जारी कर 6 दिसंबर तक तिमाही श्रम बजट जमा करने को कहा था, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि आपके नोटिस का कोई महत्व नहीं है। बंगाल 100 दिनों का कार्यक्रम अपने दम पर चलाएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का संकल्प लिया और कहा कि बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप नहीं होगा, न एनआरसी न सीएए, हम इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोकतंत्र बचाएंगे और बंगाल को बचाएंगे। मनरेगा फंड के निलंबन को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अन्य नेताओं से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौसम का हाल, उत्तर भारत के 15 शहरों में घने कोहरे की चेतावनी। दिल्ली यूपी के लिए आईएमडी का नया अपडेट। जी दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश भर के कई इलाकों में भीषण शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी दी है। मध्य पूर्वी और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत में 10 से 12 दिसंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रहने की अनुमान है। उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत में भी 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक शीतलहर जारी रहने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार 10 से 13 दिसंबर तक असम और मणिपुर के अलग अलग इलाकों में 10 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। उत्तर भारत के 15 शहरों कानपुर, लखनऊ, आगरा, टुंडला, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, अमृतसर, फरीदकोट, रूपनगर, नैनीताल, मसूरी, मनाली, शिमला, कुफरी, केलोंग और लाहौल स्पीति में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में 10 दिसंबर को शैलो फॉग रहने की संभावना है और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, बिजनौर में सुबह के समय घने कोहरे के चलते दृश्यता 150 मीटर से भी कम रह गई। इसके अलावा 10 दिसंबर से कानपुर, लखनऊ, आगरा और प्रयागराज में सुबह के समय घने कोहरे देखने को मिल सकता है। सुबह घर से बाहर निकलने वाले लोगों को सावधान रहना होगा। बिहार को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 48 घंटे में शीतलहर का असर बढ़ने वाला है। लगभग 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी, जिसके कारण न्यूनतम तापमान और नीचे खिसक सकता है। कई जिलों में रात का पारा 8 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिगो संकट पर पीएम मोदी की सख्त टिप्पणी आते ही डीजीसीए ने इंडिगो की 115 उड़ानें घटा दी। अब क्या करेंगे मंत्री? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले कुछ सप्ताहों में लगातार रद्द और निलंबित उड़ानों के कारण सुर्खियों में है। यात्रियों को हवाई अड्डों पर घंटों फंसे रहना पड़ रहा है। कई की यात्रा योजनाएं बिगड़ गई और सोशल मीडिया पर शिकायतों का अंबार लग गया है। इस पूरे संकट के केंद्र में था पायलटों की ड्यूटी और आराम से संबंधित नए नियम, यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, और जिसे प्रभावी रूप से लागू करने में इंडिगो विफल रहा। इन नियमों का उद्देश्य पायलटों को अधिक आराम देना और रात के समय उड़ानों की संख्या नियंत्रित करना था, ताकि सुरक्षा मानक बेहतर हों। हालांकि इंडिगो ने इन नियमों को लागू करने के लिए आवश्यक तैयारी नहीं की। पायलटों की उपलब्धता, शेड्यूलिंग और क्रू मैनेजमेंट में खामियों के चलते एयरलाइन की उड़ानें बड़ी संख्या में प्रभावित हुई। यात्रियों की लगातार बढ़ती परेशानी को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कड़ा कदम उठाते हुए इंडिगो की उड़ान क्षमता में 5%
प्रतिशत कटौती का आदेश जारी कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि एयरलाइन अपनी लगभग 2300 दैनिक उड़ानों में से करीब 115 उड़ानें रोजाना कम करेगी। डीजीसीए ने एयरलाइन को नया शेड्यूल तैयार करने, परिचालन स्थिर करने और ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह की अव्यवस्थित स्थिति ना पैदा हो। आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आप यहाँ चुनाव के लिए हैं, हम यहाँ देश के लिए हैं। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर किया हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर गरमाया बहस के दौरान पीएम मोदी और बीजेपी सदस्यों पर तीखा हमला किया और उन पर देश के हित से ज्यादा चुनावी राजनीति को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। सदन में बार बार रुकावट और हंगामे के बीच गांधी ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी चुनावों से प्रेरित है, जबकि कांग्रेस देश के मुख्य मूल्यों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बीजेपी सांसदों से कहा कि आप यहां चुनावों के लिए बैठे हैं और हम यहां देश के लिए बैठे हैं। उन्होंने आगे कहा कि चुनावी हार भी कांग्रेस को संसद में अपनी आवाज उठाने से नहीं रोक पाएगी। उन्होंने कहा कि भले ही हम चुनाव हारते रहे, हम यहाँ बैठकर आपसे लड़ते रहेंगे। वायनाड से सांसद ने संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान वंदे मातरम पर बहस की जरूरत पर भी सवाल उठाया और आरोप लगाया कि सरकार जरूरी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रगीत पर चर्चा के दौरान बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि वंदे मातरम का राजनीतिकरण करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने दावा किया कि यह मुद्दा आने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव के संदर्भ में उठाया गया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर बहस करने की क्या जरूरत है, सरकार जनता का ध्यान भटकाना चाहती है और कहा कि बंगाल चुनाव की वजह से इस चर्चा को हवा दी जा रही है। कांग्रेस नेता ने वंदे मातरम को हिम्मत और बलिदान का प्रतीक बताया। प्रियंका गांधी ने सदन में कहा कि वंदे मातरम हमें हिम्मत की याद दिलाता है, यह हमारी आत्मा का हिस्सा है। उन्होंने राष्ट्रीय गीत के इमोशनल और ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिगो संकट के बीच पटना एयरपोर्ट पर राहत के लिए उठाया गया है बड़ा कदम, रेलवे ने की पहल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कई दिनों से फ्लाइट कंपनी इंडिगो एयरलाइंस संकट से जूझ रही है। यात्रियों को हो रही परेशानी के बीच पटना एयरपोर्ट पर रेलवे की ओर से हेल्प डेस्क चालू किया गया है। यहाँ पैसेंजर को ट्रेन की जानकारी दी जा रही है। पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल की ओर से पटना एयरपोर्ट पर यह नई व्यवस्था बहाल की गई है ताकि फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति में यात्रियों को तुरंत वैकल्पिक यात्रा का विकल्प उपलब्ध कराया जा सके। यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। पटना और दिल्ली के बीच यात्रियों के लिए आनंद विहार टर्मिनल तक एक स्पेशल ट्रेन चालू किया गया है जो 9 दिसंबर शाम 7 बजे खुलेगी, अगले दिन 2 बजे तक पहुंचेगी और इसी तरह गाड़ी संख्या 02396 आनंद विहार टर्मिनल पटना स्पेशल ट्रेन 8 दिसंबर को आनंद विहार से 7 बजे खुलकर अगले दिन 2 बजे पटना पहुंचेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे ने यह बड़ी पहल की है जनता को राहत देने के लिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आदित्य ठाकरे का बड़ा आरोप, भाजपा वंदे मातरम हिंदुत्व और देशभक्ति का इस्तेमाल दुरुपयोग के लिए करती है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र नागपुर में शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत सदस्यों ने राष्ट्रगान वंदे मातरम का पूर्ण पाठ किया और इस वर्ष राष्ट्रीय गीत की रचना को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में सदन की कार्रवाई की शुरुआत वंदे मातरम के पहले 2 छंदों के पारंपरिक पाठ के साथ हुई, जिसके बाद राज्य गीत जय जय महाराष्ट्र माझा गाया गया। दोस्तों आपको बता दें कि संसद में वंदे मातरम बहस के दौरान शिवसेना युवती नेता आदित्य ठाकरे ने भाजपा सरकार की आलोचना की और कहा कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस भाजपा सरकार के तहत राज्यसभा हैंडबुक के अनुसार जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भाजपा इनका हिंदुत्व और देशभक्ति का केवल इस्तेमाल और दुरुपयोग करती है, फिर उन पर प्रतिबंध लगा देती है। बता दें लोकसभा में भी सोमवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा को सूचीबद्ध किया और इस पर बहस के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया। संसद में ये चर्चा वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे वर्ष भर चलने वाले समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिस पर आदित्य ठाकरे ने तंज कसा। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को भेजा नोटिस, धर्मांतरण विरोधी कानून की वैधता पर मांगा जवाब। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर राजस्थान अनाधिकृत धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब तलब किया है। यह कानून धोखे, दबाव या सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान करता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और उसे उन लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया जिसमें इसी कानून को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वो 2025 के कानून को अल्ट्रा वायर्स और
असंवैधानिक घोषित करे। कोर्ट ने इससे पहले भी इसी तरह की अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करते हुए राजस्थान सरकार से जवाब तलब किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कई इलाकों में चलेगी शीतलहर, घना कोहरा छाया रहेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि IMD के अनुसार दिल्ली में शीतलहर चल सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ इलाकों में भी शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की गई है। आपको बता दें कि यहां पर 9 दिसंबर को मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई इलाकों में शीतलहर जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा यहां पर आपको ये भी बता दें दोस्तों कि 8 से 12 दिसंबर के बीच असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह घना कोहरा छाया रह सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आप कितनी भी कोशिश कर लें नेहरू के योगदान पर दाग नहीं लगा सकते। कांग्रेस का PM मोदी को करारा जवाब। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वंदे मातरम पर चर्चा को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना भी कोशिश कर लें पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान पर दाग नहीं लगा सकते। उन्होंने सदन में वंदे मातरम पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि बीजेपी का राजनीतिक पूर्वजों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा है। गोगोई ने दावा किया कि कांग्रेस ने सबसे पहले वंदे मातरम का उद्घोष किया था। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री के भाषण को गौर से सुना। उनके 2 उद्देश्य थे। उनका पहला उद्देश्य ये बताने का प्रयास करना था कि आपके राजनीतिक पूर्वज अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। उनका दूसरा उद्देश्य इस चर्चा को राजनीतिक रंग देने का था। गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने हर वक्तव्य में कांग्रेस और नेहरू का बार बार उल्लेख करते हैं। गोगोई का कहना था कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान नेहरू का नाम 14 बार लिया और कांग्रेस का नाम 50 बार लिया। उन्होंने कहा कि आप जितनी कोशिश कर लें आप उनके योगदान पर एक भी काला दाग लगाने में सफल नहीं होंगे। इसी के साथ कांग्रेस नेता ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग ये कहना चाहती थी कि पूरे वंदे मातरम का बहिष्कार करना चाहिए और उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद ने स्वयं कहा था कि उन्हें वंदे मातरम में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने एक अधिवेशन में ये फैसला लिया कि जहां भी कोई आयोजन होगा हम वंदे मातरम गाएंगे। गोगोई का कहना था कि इसका विरोध मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने किया था तथा कांग्रेस की आलोचना की थी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ना तो बंगाल को समझ पाई और ना ही इस राष्ट्र को समझ पाई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इंडिगो संकट, अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, एयरलाइंस के सामने झुक गई सरकार, जनता की समस्या नहीं हो रही दूर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट लगातार कैंसिल होने और किराए बढ़ाने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी इंडिगो एयरलाइंस के सामने झुक गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी के साथ साथ राष्ट्र विवादित पार्टी भी है। जहां विवाद करना हो इनके लोग सबसे आगे रहते हैं। बीजेपी केवल जनता को बेवकूफ बनाकर राज करना चाहती है, जनता की समस्या दूर नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जब भी देश में कुछ होता है कि एयरलाइंस के टिकट का दाम बढ़ जाता है, इनको रोकने के लिए सरकार कोई उपाय नहीं करती। सबको याद है कि प्रयागराज में जब महाकुंभ लगा था तो लोगों को कितने रुपए में टिकट खरीदनी पड़ी थी। इसके साथ ही पहलगाम के समय भी कितनी महंगी टिकटें थी। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा लगता है बीजेपी एयरलाइंस के सामने झुक गई है और जनता की समस्या दूर करने के बजाय एयरलाइंस का साथ देती रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नवजोत कौर सिद्धू को कांग्रेस ने किया सस्पेंड, 500 करोड़ रुपए वाले बयान पर बड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। पार्टी ने कार्रवाई कौर के 500 करोड़ रुपए वाले बयान के बाद दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पंजाब में सड़कों पर उतरे किसान, बिजली और बीज विधेयक के खिलाफ हल्ला बोल। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोमवार को पूरे पंजाब में किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी बिल 2025 और सीड बिल 2025 के ड्राफ्ट के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की। विरोध प्रदर्शन में विभिन्न किसान संगठनों के साथ साथ राज्य बिजली उपयोगिता की कर्मचारी संघ भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने इन दोनों प्रस्तावित विधेयकों की प्रतियां जलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी, नहीं पूरे किए कई वादे। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का विवाद खत्म हो चुका है, लेकिन जिस तरह से बंगाल में इसे हवा दी जा रही है ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। सपा सांसद ने दावा किया है कि बीजेपी इसीलिए हवा दे रही है ताकि लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी
बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ना जाए। अयोध्या में सपा सांसद ने टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर कहा कि ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। केंद्र और राज्य सरकार ने कई वादों को पूरा नहीं किया है, जैसे कि बेरोजगारों को रोजगार, किसानों के नियमों या प्रति खाते 15 लाख देने जैसी योजनाओं का कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी ने लोगों का ध्यान भटकाने, बहस में उलझाए रखने और देश के सामने आने वाली असली समस्याओं पर चर्चा से दूर रखने के लिए इस मुद्दे को उछाला है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के जय जवान जय किसान जय संविधान वाले बयान पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान है और ये वो बुनियाद है जिस पर ये देश चलता है। हर नागरिक को इसकी पवित्रता की रक्षा करने और इसके प्रावधान को बनाए रखने के लिए एक साथ आना चाहिए।